नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के अंदर जो विमान दुर्घटनाएं हैं वो कुछ ज्यादा ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। या फिर ये ऐसे हो सकता है कि पहले हम लोग इतना गौर नहीं करते थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लग गए हैं कि यार कहां कहां टेक्निकल फॉल्ट मिल सकते हैं हमको। जैसे एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी इंजन फेलियर एक कारण बताया जा रहा है कि इंजन के जो फ्यूल टैंक है वहां पर कुछ कंटामिनेशन पाया गया और उसकी वजह से फ्यूल सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई और उसके चलते वो इंजन फेलियर की तरफ बढ़ा और ये घटना हमको देखने को मिली। जिस समय मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं उससे एक दिन पहले ही राजस्थान के चूरू के अंदर एक जो फाइटर प्लेन है वो भी क्रैश हुआ, जिसके अंदर 2 हमारे जवान शहीद हुए। एक की उम्र महज 23 साल थी जो कि राजस्थान से ही बिलोंग करते थे, दूसरे हरियाणा से बिलोंग करते थे जिनकी उम्र 44 ईयर्स थी। तो 2 पायलट हमने खोए, लेकिन ये पायलटों की जो शहादत है ये कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम लोग इंजन को ही चेंज कर देंगे, जो हमारे फाइटर जेट्स के अंदर इंजन लग रहे हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर जो इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं उनको क्यों ना बदला जाए। इसीलिए हमने फ्रांस और यूके का सहारा लिया है कि हम लोग या तो यूके के इंजन को बाय करेंगे या फिर फ्रांस के इंजन को बाय करेंगे। दोनों ही रिलायबल हैं और दोनों ही काफी अच्छे से काम करते हैं। हम लोगों ने यूएसए के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है। आप लोग को पता होगा तेजस के बारे में। तेजस के लिए हमने अमेरिका को कई बार कहा कि हमको इंजन सप्लाई कर दो, काफी डिले हो चुका है, लेकिन उसके चलते भी M88 जो इंजन थे जो कि रफाल के अंदर लगाए जाते थे वैसे इंजन हमको चाहिए थे, लेकिन अमेरिका ने उसके लिए कोई भी इंजन सप्लाई नहीं किया और फिर बाद में जाकर मतलब बहुत डिलेज होने के बाद में एक इंजन जो है वो हमारे पास में आया। तो ये डिले जो है इससे बचने के लिए भी हम लोग आज यूके और फ्रांस के साथ में एक टाइप जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं डीआरडीओ का कि डीआरडीओ से एक बार हमको ग्रीन सिग्नल मिल जाए और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हम लोग यूके और फ्रांस में से दोनों में से एक कंट्री को हम लोग चूज कर सके। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये पावर दी गई है कि आइदर विथ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन का या तो रॉयल्स रॉयल्स या फिर फ्रांस की जो सैफरन कंपनी है इनके इंजन को भारत के अंदर इंपोर्ट किया जाए। हम लोग केवल यही नहीं कह रहे हैं कि हमको इंजन चाहिए, नहीं, इंजन तो हम भी बनाना जानते हैं, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए हम लोग टीओटी की हेल्प लेंगे, मतलब इसके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी हमको चाहिए। अब बात यह है कि भारत के अंदर अभी हमने डिसाइड किया था कि हम लोग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि काफी हल्के होते हैं, काफी लाइट वेट होते हैं और स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इनके अंदर पाई जाती है, हम लोग इनको डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं और ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं। इसीलिए रॉयल्स रॉयल्स हो या फिर सैफरन हो, इनसे टाई अप करके हम लोग ये जो एडवांस हमारा जो हम लोग ड्रीम देख रहे हैं 2035 तक का कि हम लोग 2035 के अंदर ऐसे एयरक्राफ्ट को शामिल करेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं रॉयल्स रॉयल्स और सैफरन की मदद से, और ये बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि तेजस के लिए हमको यूएसए ने काफी वेट कराया था और हमने ये भी कह दिया था कि ठीक है यार, यूएसए अगर इतना वेट करा रहा है तो हम लोग खुद का इंडिजीनियस क्यों ना इंजन डेवलप कर लें। और रिसेंटली एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चल पड़ा था और वो था कावेरी इंजन का, कि हम लोगों को फंडिंग करनी चाहिए कावेरी 2.0 के लिए, मतलब हम खुद का इंडिजीनियस एक इंजन बनाएं और यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो काफी हद तक कम हो जाए और हम लोग खुद का इंजन बना पाए, जिसमें हमारे पास में हमारी खुद की टेक्नोलॉजी हो, साथ ही में हमारे पास में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो बौद्धिक जो अधिकार हैं वो भी हमारे पास में हो, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। तो हर तरफ से हर चीज हमारी होगी, तब जाकर हम लोग आगे निकल पाएंगे। इसलिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो हम लोग कम से कम करना चाहते हैं और खुद के ऊपर डिपेंड ज्यादा रहना चाहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर खुद पर डिपेंड रहना सीख जाइए, लेकिन खुद पर डिपेंड तब रहेंगे जब आपके अंदर पावर होगी, आपके अंदर कंसंट्रेशन होगा और फोकस होगा। आप जिस ड्रीम को देखते हैं उस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं आप, लेकिन हो नहीं पाता है। आपकी जो कैपेसिटीज हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आप उनको ठीक ढंग से काम में नहीं ले पाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि जो आप लोग पाना चाहते हैं तो वो पाइए, लेकिन आपके पास में फोकस और कंसंट्रेशन होना चाहिए। लेकिन आप अपने फोकस और कंसंट्रेशन को पोर्नोग्राफी पर या फिर किसी और आपके एडिक्शन पर, चाहे फिर वो मोबाइल फोन के अंदर शॉर्ट्स देखना हो, इंस्टाग्राम की रील देखना हो, अगर ऐसे एडिक्शन में है तो आप मेरे एक बार 75 डेज के हार्ड चैलेंज, मतलब खुद को एक बार चैलेंज कीजिए कि यार क्यों ना मैं भी एक बार 75 डेज का हार्ड चैलेंज लूं, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उनको मैं दूर करूं और लाइफ के अंदर आगे बढ़ूं। और ये जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं ये रिसर्च पेपर के ऊपर बेसिस है, तो आप लोग जरूर इनका फायदा उठाइएगा और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा।
चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, पहलगाम के अटैक के बाद में पाकिस्तान के साथ में हमने कई टेंशन्स को फेस किया। सबसे पहली टेंशन तो हमारी ये थी कि आखिरकार बॉर्डर पार करके कैसे जो आतंकवादी हैं वो हमारी सीमा के अंदर घुस जाते हैं। उसका समाधान आज तक नहीं निकला है। आज भी जो आतंकवादी हैं वो हमारी सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। खैर वो दूसरी बात है। हम लोग बात कर रहे हैं फाइटर प्लेन्स की, मतलब हवा में लड़ने की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर यह आरोप लगाया कि हमने 3 राफेल जो है गिरा दिए, लेकिन उसके बाद में डसॉल्ट एविएशन ने इस चीज को सिरे से ही खारिज कर दिया कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। सीधी बात है। लेकिन बात यह है कि क्या हम में इतनी पावर होनी चाहिए कि पाकिस्तान ये बोल भी ना पाए कि हमने इंडिया की फाइटर जेट्स गिरा दिए। इतनी जबरदस्त पावर हो तो क्यों ना उस पावर को डेवलप किया जाए। तो पाकिस्तान के साथ में टेंशन थी। उस समय हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको डिजाइन करें। तो AMCA जो कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, इसको हाल ही के अंदर एक हमने जो एग्जीबिशन होता है उसके अंदर प्रेजेंट किया था, जिसका नाम था AMCA एट एरो इंडिया 2025। उसके अंदर हमने प्रेजेंट किया था कि आगे आने वाले समय के अंदर हम लोग 2 इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट जो कि हर मौसम के अंदर कारगर है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनके अंदर है ताकि वो रडार के पकड़ में नहीं आते हैं, 65,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं, वजन करीब 25 टन इनमें होता है और 7,000 kg तक पेलोड ये कैरी कर सकते हैं। एक बार ईंधन भरने पर, फ्यूल कैपेबिलिटीज भरने पर 3,240 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है और 2035 तक हम लोग एयरफोर्स और नेवी के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने पहली लाइन के अंदर देखा कि इसमें 2 इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट्स इसके अंदर लगेंगे। तो यही इंजन जो है इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। इसीलिए हमारे पास में एक एजेंसी है जिसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है कि आइदर चाहे आप प्राइवेटाइजेशन करो इसका या कोई प्राइवेट कंपनी है उसको इन्वाइट करो, ताकि हम लोग इस इन्विटेशन के तहत हम लोग क्या कर सके, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना सके। तो हम लोग धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी यहां पर इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए और ऐसे इंजन डेवलप कीजिए। अब मैं बहुत देर से आप लोगों को बता रहा हूं कि यार 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन में ऐसा होता क्या है? देखिए 1940 से लेकर 1950 तक हम लोग 1st जनरेशन के अंदर फाइटर जेट्स को उड़ा रहे थे। जैसे आप लोग देखते हैं कि MiG-15 है, F-86 है, सैबर है। तो ये ध्वनि की गति से बहुत कम, यानी कि साउंड की जो वेलोसिटी है उससे बहुत कम गति पर चलते थे। फिर 1950 से लेकर 1960 तक 2nd जनरेशन थी जिसमें MiG-21 था, F-4 फैंटम था। फिर तीसरी 3rd जनरेशन के अंदर 1960 से लेकर 70 के बीच में MiG-23, F-14 टॉम कैट इसमें शामिल था। चौथी पीढ़ी के अंदर 1970 से लेकर 1990 तक F-16, MiG-29, सुखोई ये सब शामिल थे। लेकिन अब 5वीं पीढ़ी में भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। 5.5 5th जनरेशन पर हम लोग आ चुके हैं, जो कि भी प्रेजेंट के अंदर चल रही है, जिसके अंदर F-35, सुखोई, F-22 रैप्टर ये सभी जो है इसमें शामिल है। और खास बात इसकी होती है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। अब बात यह है कि इस चीज का अप्रूवल कौन देगा? अप्रूवल किस चीज का? कि हम लोग यूके और फ्रांस से इंजन को इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए हमारे पास में कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCS, जिसके अंदर हमारे गणमान्य व्यक्ति जो कि हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, होम मिनिस्टर्स हैं, ये सब जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि हम लोग किसी दूसरे देश से जो इंजन वगैरह है इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे पास में प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। इसको हम लोग कहते हैं TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। TOT के अंदर क्या होता है कि हमने वो इंजन तो लिया ही है, साथ में वो टेक्नोलॉजी को भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं कि बताओ हमको हमारे देश में आकर कि कैसे आगे आने वाले समय के अंदर हम खुद इस इंजन को डेवलप कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि एक बार हमने वो बनाना सीख लिया तो आगे हम लोग खुद से इंडिजीनियस, हमारा जैसे कावेरी इंजन है वो बना पाएंगे। तो अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी होगी तो हम ऐसा पॉसिबल कर पाएंगे। आगे जाकर अगर उस इंजन में कोई भी खराबी होती है तो हम लोगों को यूके और फ्रांस से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद से उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम लोग इसमें TOT मेथड को अपनाने वाले हैं। दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। मतलब ये मान के चलिए कि जैसे कोई मेडिसिन है वो दुनिया के अंदर पहली बार इजाद हुई है, अब जिसने उस मेडिसिन को बनाया है उसके पास में ही ये राइट्स हैं, ये अधिकार है कि वो उसका इस्तेमाल कर सकता है या फिर किसी को बेच सकता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब ये इंजन डेवलप होंगे तो उसके IPR राइट्स जो है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक जो अधिकार हैं वो भी हमको दे दिए जाएं। फिर हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम लोग किसी दूसरे देश को भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास में ये राइट्स होंगे। तो टेक्नोलॉजी को एक सिरे से दूसरी तरफ ट्रांसफर करना ही
टीओटी कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, पहली कंपनी तो ये है रॉल्स रॉयल्स। अब रॉल्स रॉयल्स की अपने गाड़ियां देखी होंगी, ऑन डिमांड ये बनती है, उसकी कलरिंग वगैरह है, मतलब गजब की वो गाड़ियां बनती है। अब मेन इंपोर्टेंट बात क्या है, उस कार के अंदर वो आगे से एक उसका कंपोनेंट जो निकलता है वो बड़ा जबरदस्त और बहुत सुंदर लगता है वो। अच्छा खैर, रॉल्स रॉयल्स जो है वो फाइटर जेट्स भी बनाता है। आप लोग को पता होगा कि रॉल्स रॉयल्स के द्वारा हाल ही के अंदर यूरो फाइटर टाइफून, जिसकी तुलना तेजस के साथ में की जाती है, यूरो फाइटर का जो इंजन है वो रॉल्स रॉयल्स के द्वारा बनाया गया है। और रॉल्स रॉयल्स ने ये कहा है कि जब हम लोग इंडिया के लिए जब ये फाइटर जेट्स के लिए इंजन बनाएंगे तो उसमें 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट वाला जो इंजन है, मतलब इतना जबरदस्त पावर, मतलब आप आज तक हमारे पास में ऐसा कोई इंजन नहीं होगा कि वो 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके, और इसीलिए रॉल्स रॉयल्स ने कहा है कि हम लोग वो कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास में जो कंपनी है वो है फ्रांस की सैफरान कंपनी ने हाल ही के अंदर जो राफेल के अंदर इस्तेमाल होता है M88 इंजन, जिसको राजनाथ सिंह ने रिसीव भी किया था, और ये कह रहा है कि हम लोग राफेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंजन्स को भारत को सप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में दो ऑप्शन हो चुके हैं, या तो हम लोग चूज करें फ्रांस की, यानी कि जो जिसने राफेल के अंदर इंजन लगाया था साफरान, या फिर रॉल्स रॉयल्स को, दोनों में से किसी को चूज करें। और ये जिम्मेदारी डीआरडीओ को दी गई है, डीआरडीओ डिसाइड करेगा कि आखिरकार कौन सा इंजन चूज करना है। लेकिन क्या ये रास्ता आसान होगा? देखिए, अब एक्चुअली में क्या है कि फ्रांस ने और यूके ने दोनों ने एक ट्रीटी साइन की हुई है, जिसका नाम है लैंकास्टर हाउस ट्रीटी, जिसको 2010 में दोनों ने साइन किया था। और उसमें यह दिखाया था कि हम लोग टेक्नोलॉजी को एक देश से दूसरे देश में आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे, यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको भी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भारत ने यह कहा है कि यार यूके और फ्रांस ने यह ट्रीटी तो साइन की हुई है, क्यों ना हमारे इनके साथ में रिलेशन अच्छे हैं और इस ट्रीटी का फायदा हम भी उठाएं, और इस ट्रीटी के लिए कहें कि भाई ठीक है, आप दोनों ने ये ट्रीटी साइन की हुई है, ये संधि है जिसमें आप लोग टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं, इंजन को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्यों ना ये ट्रीटी आप हमारे साथ भी निभाएं। तो भारत जो है वो इस ट्रीटी को हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर साइन कर ले, इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर ले, और जिसके चलते ये जो इंजन्स है वो भारत में आना शुरू हो जाए। तो भारत अभी पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, कल को चाइना भी रिटेलिएट करेगा। आप देखिए कि पेंगोंग सो लेक है, वहां पर चाइना ने एक ब्रिज जो है वो डेवलप कर लिया है। वो पेंगोंग सो लेक वही है जहां पर 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। मतलब अगर चाइना वहां तक आ गया है तो हम लोग आगे वहां पर शूटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना फिर वहां पर क्लेम करना शुरू कर देगा। तो चाइना, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को अगर सबक सिखाना है तो हमको 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट और साथ में बेहतरीन इंजन जो है उनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम लोग यूके और फ्रांस के साथ में ये टाई अप करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग इसको एक्सेप्ट कीजिए। मतलब ये मान के चलिए कि ये चैलेंज खुद से आप ले रहे हैं कि आप लोग 75 डेज तक आपके अंदर कोई भी एडिक्शन हो, कोई भी बुराई हो, उसको छोड़िए और इससे बाहर निकल जाइए, ताकि आप जीवन में वो हासिल कर सके जो आपने सोचा हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप जरूर इसको एक बार एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर दीपक इंदौर ऑफिशियल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।